सिंह, करगिल में आपके किस्से बड़े मशहूर हैं। हाँ। क्योंकि उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी, द मदर वॉरियर के तौर पर आपको जाते हैं। अब एक कॉमनर के तौर पर मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल जो आया वो ये आया कि आपको डॉक्टर ने अलाउ कैसे किया। वो डॉक्टर ने कहा नहीं कि मैम इतनी हाइट पर, क्योंकि मैं द्रास गया हूं, मैं द्रास में रहा हूं, आप वो पूरा क्षेत्र कश्मीर से लेकर करगिल जाना विषम परिस्थितियों वाली जगह है। अगर आप श्रीनगर यहां से आप नॉर्मल जाएं, श्रीनगर जाएं अगर आप, तो आपको रियलाइज होता है कि ये इलाके अलग है जो दिल्ली देहरादून में आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। उन विषम परिस्थितियों में प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी ने रोका नहीं, डॉक्टर्स ने, कि आप इट कैन बी रिस्की फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन? आप बोल रहे हैं ना, मेरे दिमाग में एक शेर आ रहा है कि मुश्किल तरीन इंतखाबात के लिए मजबूत तरीन इरादों की जरूरत होती है। मैं हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पोस्ट होने वाली लॉजिस्टिक्स विंग की फर्स्ट वुमन ऑफिसर थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था। ये 1997 की बात है, व्हेन आई गॉट पोस्टेड टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ लेह, और हमारी यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सियाचिन ग्लेशियर तक थी। और वहां का जो काम है वो जो प्लेन एरियाज में यूनिट्स होती हैं उनके काम से काफी अलग होता है, प्रोफेशनली काफी अलग होता है। 97 में जब मैं पोस्ट हुई तो मैं ऑलरेडी एक मां थी। मैं अपना एक बड़ा बेटा लेकर वहां पहुंची थी। और इससे भी अगर और पीछे जाएं तो मेरा जो पहली प्रेगनेंसी थी, जो मेरा बड़ा बेटा था, वो ऑपरेशन राइनो के दौरान हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन राइनो के लिए मैं पोस्टेड थी, और मेरा बड़ा बेटा ऑपरेशन राइनो की पैदाइश है, और मेरा दूसरा बेटा ऑपरेशन विजय की पैदाइश है। और ये दोनों जगह मैं वॉलंटियर करके पोस्टिंग गई थी। तो आपने पूछा कि डॉक्टर ने मना नहीं किया। दोनों में से किसी का नाम अभिमन्यु रखा आपने? नहीं, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ट्रैप में फंसे नहीं थे। अभिमन्यु की तरह वो चक्रव्यूह में फंस नहीं गए। मैं पेट में सीखने की बात कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। नहीं, अपनी माँ की कोख में बहुत कुछ वो वीरता सीख कर पैदा हुए थे। एक क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आई विल विदहोल्ड देयर प्राइवेसीज, पर एक का नाम कृष्ण के ऊपर है कि रास्ता दिखाइए, एक का नाम उस तारे की तरह है जो अटल है। वाह। और मुश्किल ऐसे था कि जो आपका सवाल है मैं इसको और थोड़ी दूसरी तरीके से बोलती हूँ। हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी के बारे में जानना ज़रूरी है, तब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रेग्नेंट होना अपने में कोई बहुत खास बात नहीं है, ये सबसे नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है एक स्त्री के लिए। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि मैं लद्दाखी नहीं हूं, मेरी बॉडी जेनेटिकली हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं बनी है ना। और उसमें जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके शरीर को जिस मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उस मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रहा। आपको जैसी डाइट चाहिए प्लेन्स के हिसाब से, वैसी डाइट आपको वहां, और स्पेशली जंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और अगर लड़ाई का मैदान नहीं होता तो भी वहां की प्रेगनेंसी अलग इसलिए थी कि हम कहते हैं प्लेन एरियाज में आप आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स खाइए, आप आयरन रिच डाइट खाइए बच्चे की ग्रोथ के लिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में कहा गया कि आप बिल्कुल भी आयरन रिच डाइट नहीं लीजिए, नो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि उसे आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के लिए शरीर को ऑक्सीजन चाहिए जो वहां नहीं है। तो 3 चीजें हो सकती हैं, इसमें से कुछ भी एक। पहला, आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड हो सकता है क्योंकि फीटस को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अच्छा, कई बार लोगों को यह भी समझ में नहीं आता कि ऑक्सीजन कम मतलब क्या। तो मैं एक बार इसमें टिप्पणी कर देता हूं, क्योंकि मैं द्रास गया हूं। हाँ। और द्रास में उस जगह रहा हूं मैं, और मेरा सिर्फ एक छोटा सा अनुभव रहा 15 दिनों का। हाँ। जहां पर कुछ फौजियों से जाने को मिला। तो जब मैं वहां गया, किसी ने मुझसे कहा, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप गर्म पानी पीते रहिएगा। हाँ।
बहुत तेज मत चलिएगा, आराम आराम चलिएगा। मुझे लगा मैं नौजवान इंसान, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर खाना खाने आना था, हम नीचे थे और थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े खाना खाने आना था। मैं तेज भागते हुए चला गया। असर ये रहा कि सांसें थमने लगी और आपको ऊपर जाकर उन्होंने ऑक्सीजन दी। जब आपने ऑक्सीजन इनहेल की तब आपका शरीर नॉर्मल हुआ। ये 2019 की बात है, आज से 5-6 साल पहले। और अगर मुझे एक नॉर्मल परिस्थितियों में हो रहा है तो एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा, और जिसको रोज वहां रहना है। और अगर हम और इसको थोड़ा और आसान करें इमेजिन करने के लिए ऑडियंस को, तो हमने कोविड टाइम में देखा जब लोगों को सांस नहीं आ रही है, किस तरीके से वो सांस के लिए ऐसे, है ना, नीचे सांस उतर ही नहीं रही है। और ये कंडीशन हाई एल्टीट्यूड में सबसे पहली चीज आती है कि आपकी बॉडी को उसके एक्लेमेटाइज होना पड़ता है कम ऑक्सीजन के। लेकिन जो फीटस अंदर बड़ा हो रहा है उसको तो पूरी चाहिए ना, उसको तो पूरी ऑक्सीजन चाहिए। तो पहली कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती थी कि ऑक्सीजन की कमी से आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड हो सकता है। दूसरी चीज, आप सेल्फ अबॉर्ट कर सकते हैं आपके बेबी को, आपका अबॉर्शन हो जाएगा, अपने आप आपका बच्चा गिर जाएगा। और तीसरी सबसे रेयर कंडीशन ये कि आपका बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। और इसके बावजूद भी जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो मैं जो मई जून जुलाई 3 महीने थे, वो मेरे 4th 5th और 6th मंथ थे प्रेगनेंसी के। मैंने ये नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे पता ही नहीं है एंड देन आई से आई वाज प्रेग्नेंट देयर। नहीं, 4th 5th और 6th मंथ था। और 7 से 8 दिन मुझे याद है लगातार हम अपनी यूनिट में खड़े थे। जब लड़ाई का शुरुआती दौर था, लेह की जो हवाई पट्टी थी उसके ऊपर एयरक्राफ्ट भर भर के अलग अलग देश के कोनों से सेना आ रही थी, रेजिमेंट्स आ रही थी, और मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थी। तो हमारी यूनिट का काम था फौज को हर उस चीज से लैस करना जो उसे इफेक्टिव बैटल के लिए तैयार करे। इफेक्टिव बैटल यानी दुश्मन के साथ आंख से आंख मिलाकर लड़ाई करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे हथियार चाहिए, उसे गोला बारूद चाहिए, वहां ठंड इतनी है उसको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए, रेडियो सेट्स चाहिए, जीपीएसएस चाहिए, बूट्स चाहिए जो अलग टाइप के बूट्स होते हैं, क्योंकि आपने तो देखा है ले, आपको पता है कि ठंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, एल्टीट्यूड हमारा दूसरा दुश्मन, और तीसरा दुश्मन पाकिस्तानी जो ऊपर बैठा है। हमें उसको एक दुश्मन के लिए तैयार नहीं करना, हमें उसे 3 दुश्मन के लिए तैयार करना है। और ये काम सबसे खतरनाक ठंड उस इलाके में तो -50-60 तक जाता है टेम्परेचर। द्रास सेक्टर में -60 इज द रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जो दुनिया का 2nd कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। और उसी के बगल में युद्ध था, टाइगर हिल। द्रास सेक्टर की अगर आप कहानियां पढ़ें तो सबसे ज्यादा भीषण युद्ध द्रास में लड़ा गया। और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर होने के नाते मैंने इस लड़ाई को तैयारी, फौज को लड़ाई के लिए तैयार करना। जब हम जंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ वो सोचते हैं कि सिपाही बंदूक लेके दुश्मन को मार रहा है, ये हमारे या गन्स धधक रही हैं, वो दिख रहा है, पर जो भी दिख रहा है उसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी उसके पीछे जो पूरी यंत्रणा है, उसके पीछे जो पूरी साइकिल चल रही है, उसके बारे में। और बड़ा इंटरेस्टिंग यह है कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तब तक आप दिखाई नहीं दे रहे, और आपका दिखाई ना देना ही आपके लिए शाबाशी है, क्योंकि आपने उस सिपाही को इतना तैयार किया है कि वो यूं हाथ करे जंग के मैदान में, जब वो आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में है एनिमी के, वो हाथ यूं करे और यहां वो समान होए। दैट इज द विक्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक्स। और ये वो ब्रांच है फौज की जिसके बिना फौज में पत्ता भी नहीं हिलता है। बट वी आर प्रेजेंट इन आवर बैकग्राउंड वर्क। तो आप देखिए, कारगिल की लड़ाई एक सरप्राइज थी, पाकिस्तान का हमारे ऊपर एक सरप्राइज था। मुशर्रफ की ओवर स्मार्टनेस कहेंगे,
लेकिन हमारे या लिए वादा खिलाफी धोखेबाजी कह लें कि उन्होंने ठंड का फायदा उठाकर, ये जानते हुए कि ठंड में सेनाएं नहीं होती ऊपर, उन्होंने अपने लोग वहां पर लगा दिए। देखिए, दुश्मन से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं ना, बेवफाई तो उसका ही काम है ना, और वो भी पाकिस्तान जैसा वो भी पाकिस्तान जैसा पड़ोसी। हमारी चूक तो रही होगी मतलब कि हमने उनके ऊपर कि हमारे लिए ये सरप्राइज था। हमने शायद बहुत समय तक माना भी नहीं था कि वहां पर इतना सीरियस कुछ है। हाँ, क्योंकि शुरुआती दौर में, क्योंकि मैं तो वहां शुरू से ही थी, मैं तो 1997 से लेह में पोस्टेड थी। मैंने जब कहा गया कि मई में लड़ाई शुरू हुई, तो मई में लड़ाई थोड़ी शुरू हो गई थी 2 महीने पहले, या जब बोला गया कि जुलाई में लड़ाई खत्म हो गई, तो जुलाई में ही थोड़ी ना। हमारा काम तो उससे पहले से चल रहा था, और लड़ाई को पूरा वाइंड अप करने में जुलाई क्यों, आगे भी समय गया है। लेकिन हमने ये कहा कि अब हमने यहां से सारे पाकिस्तानियों को जुलाई तक निकाल दिया, लेकिन हमारी फौज को वापस आने में तो समय लगा वहां से। तो एज लॉजिस्टिक्स ऑफिसर तो हमारा काम शुरू और बाद में तो दोनों समय